Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aqsa Salim, Subject Specialist Physics at Divisional Public School and Inter-College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS Digital classes. Students, topics for today's lesson are: first one is speed of light by Michelson method, and second is introduction of fiber optics from chapter number 10, optical instruments. First one, look at this figure. This is octagon. ये 3 डायमेंशनल फिगर है ऑक्टागन की. हम ये शेप इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम 8 साइडेड मिरर यूज कर रहे हैं जिसकी 3D फॉर्म ये है, और इसकी अपर फॉर्म यानी इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें नजर आ रही है. ऑक्टागन होता क्या है? ऑक्टागन इज अ पॉलीगॉन इन ज्योमेट्री which has 8 sided and 8 angles. That means the number of vertices is 8 and number of edges is 8. उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चैप्टर नंबर 5 में. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच a body revolves around a certain or line has been rotated in a specified sense about a specified axis. इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट. सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट की. दुनिया में सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो लाइट है. लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि लाइट इतनी फास्ट है टाइम डिपेंडेंट नहीं है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल नहीं रहे. इसी तरह गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, बट ऑल्दो ही वाज नॉट succeed in the measurement of speed of light, yet he was convinced that the light takes some time to travel from one place to another. यानी गैलीलियो ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए टाइम की भी जरूरत होती है और डेफिनेटली लाइट डिस्टेंस भी कवर करती है. यानी लाइट की स्पीड को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, उसमें माइकेल्सन का एक्सपेरिमेंट है कि उसने 2 माउंटेन्स के दरमियान में ये एक्सपेरिमेंट किया. उन 2 माउंटेन्स का डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया, देन उसने टाइम कैलकुलेट किए और उसके बाद उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया. उसका सेटअप कुछ इस तरह से था. इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पीड ऑफ लाइट वाज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द टाइम इट टुक टू कवर राउंड ट्रिप बिटवीन द 2 माउंटेन्स. उसने एक माउंटेन के ऊपर ये 8 साइडेड मिरर इसको रख दिया और दूसरे माउंटेन पे फिक्स्ड मिरर रख दिया. लाइट सोर्स यूज किया. उसने मिरर की एक साइड पे बीम फॉल करवाई. यहाँ से ये बीम होती हुई इस फिक्स्ड मिरर तक गई और फिक्स मिरर क्योंकि मिरर है रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ से होती हुई फिर इस पे आई. यहाँ से टेलीस्कोप लगाई ताकि टेलीस्कोप में उस बीम को देखा जा सके. लाइट सोर्स से आने वाली बीम जो इस मिरर के ऊपर पड़ रही है वो इस तरह से डबल डिस्टेंस कवर करेगी. पहले यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और टेलीस्कोप में देखा. सो दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 माउंटेन्स वाज मेजर्ड एक्यूरेटली, देन सेटअप इज शोन इन द फिगर. इसका उसने डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला और कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ लाइट को. क्या उसका सेटअप था? पहले सेटअप की डिटेल पढ़ लेते हैं, या कंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हैं. सबसे पहले उसने क्या किया, एक 8 साइडेड मिरर यूज किया और लाइट सोर्स, टेलीस्कोप, फिक्स्ड मिरर, ये सब चीजें उसने यूज की. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये रेस्ट पोजीशन में होगी तो उस वक्त हमें ये नजर नहीं आएगा. यानी लाइट सोर्स तो यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन जब तक ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा हमें नजर नहीं आएगा. उसके लिए क्या किया, इसको एक मोटर से कनेक्ट करना पड़ा. यानी 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर M, इसको कैपिटल M कहा जा रहा है और इसको स्मॉल m कहा जा रहा है. इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको D कहा जा रहा है. So 8-sided polished mirror M mounted on a shaft of a motor
whose velocity can be varied। मोटर इसके साथ इसलिए कनेक्ट की गई ताकि इसको रोटेट करवाया जा सके, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। सपोज द मिरर इज स्टेशनरी इन द पोजीशन शोन इन फिगर। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द फेस 1, यहाँ पे बीम जो आपको फेस 1 पे नजर आ रही है 8 साइडेड मिरर की, वो फेस 1 वाली लाइट कहाँ जाएगी? वो जो फेस 1 वाली लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी फिक्स्ड मिरर की तरफ, जिसको स्मॉल m कहा जा रहा है, और फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये मिरर है रिफ्लेक्शन करता है, तो यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होके जाएगी ये फेस 3 पे, और फेस 3 से होके आएगी टेलीस्कोप में। सो अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द फेस 1 ऑफ द मिरर falls on the plane mirror placed at the distance t from m. The beam is reflected back from the mirror m and falls on the phase 3 of the mirror m. On reflection from phase 3 it entered the telescope. ये कुछ उसका सेटअप था, जिस सेटअप के अकॉर्डिंग उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी? मेथोडोलॉजी उसने क्या यूज की कि उसने ये जो मिरर 8 साइडेड मिरर है इसको रोटेट करवाया क्लॉकवाइज रोटेट करवा लें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा लें, दोनों सिचुएशन में आंसर हमारे पास सही आता है। इनिशियली द सोर्स विल नॉट विजिबल थ्रू द टेलीस्कोप। जब ये स्टार्ट में रेस्ट पोजीशन में था तो यहाँ पे इसका एंगल इस तरह से बन रहा था कि टेलीस्कोप में कोई लाइट बीम नजर नहीं आ रही थी। फिर क्या किया, इसको एक मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। वो मोटर जब चली इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। जब ये रोटेट करेगा तो एक इसकी पोजीशन ऐसी आएगी, एक एंगुलर वेलोसिटी से जब ये रोटेट कर रहा है तो एक ऐसी पोजीशन इसकी आएगी कि ये जो टेलीस्कोप है ये लाइट बीम शो करेगी, यानी यहाँ से लाइट पड़ रही है, ये मुसलसल रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से लाइट बीम इधर जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है और यहाँ से नजर आ रही है इसके थ्रू। वो कौन सा टाइम है जहां पे हमें बीम नजर आती है? वो दो टाइम है। फर्स्ट वन, व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम, यानी एक वो टाइम जब कैपिटल एम से लाइट स्मॉल एम की तरफ जा रहा है एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू कैपिटल एम, इसको कवर करने का टाइम, एक ये टाइम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेज 2 टू मूव टू द पोजीशन ऑफ फेज 1। दूसरा टाइम क्या होगा? इतनी देर में जितनी देर में लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस आ जाए, और वो टाइम जब फेज 1 की जगह फेज 2 आ जाए, यानी आप फेज 1 यहाँ चला जाएगा, फेज 2 यहाँ आ जाएगा, वो टाइम अगर बराबर हो जाएगा तब हमें इस टेलीस्कोप पे बीम नजर आएगी। लाइट सोर्स यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे हमें टेलीस्कोप में लाइट बीम नजर आती है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? वो कंडीशन क्या है? व्हेन द टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम एंड देन बैक टू कैपिटल एम, यानी ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब दो टी बराबर हो जाए आपस में। पहला टी कौन सा है? ये जो थ्रू आउट रिफ्लेक्शन हो रही है इस पॉइंट से यहाँ पे और इस पॉइंट से यहाँ पे, इन वो रिफ्लेक्शन का ओवरऑल टाइम वो किसके इक्वल हो जाए? वो उस टाइम के इक्वल हो जाए जब फेज 2 फेज 1 की जगह ले ले, यानी ये रोटेट कर रहा है तो 2 की जगह 1 आ जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर 2 को रिप्लेस करने के लिए 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 को रिप्लेस करने के लिए 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 को 2 से रिप्लेस कर दे। वो टाइम जब 1 2 से रिप्लेस हो जाए और वो टाइम जब लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ से हो, यहाँ से हो और यहाँ से हो के हमें नजर आए, इस टोटल टाइम को ये टाइम और ये टाइम बराबर हो जाए तब हमें लाइट बीम नजर आएगी। कैलकुलेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके लिए ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम जो 8 साइडेड मिरर का यूज कर रहे हैं उसमें हर एक मिरर जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री कह लें या 2 पाई बाय 8 कह लें, सेम चीज है। 2 पाई बाय 8 में भी अगर आप 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें 360 आ जाएगा, तो 360 को 8 से डिवाइड करें तो वो 45 आ जाता है। सो पहली बात यही यहाँ पे है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ 8 साइडेड मिरर एट द सेंटर इज 2 पाई बाय 8। ये 2 पाई बाय 8 वही 45 है जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुकी हूँ।
उसके बाद if f is the frequency of the mirror n when the source s is visible through the telescope, then the time taken by the mirror is rotate through the angle 2 pi is 1 over f. टोटल टाइम पीरियड हम ऑलरेडी 1 ओवर f लेते हैं, ये किसका है 2 पाई का। 2 पाई क्या है ओवरऑल, ये पूरा एक जो सर्कल एक रोटेशन कंप्लीट होती है वो 2 पाई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एंगल जो 2 पाई है उसका टाइम पीरियड हम 1 ओवर f लेते हैं। अगर ओवरऑल हम टाइम पीरियड 1 ओवर f लेते हैं तो आप ये देखें सिर्फ इतने हिस्से का हम कितना लेंगे, हम वो इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। So the time taken by the mirror to rotate through an angle 2 pi by 8 is calculated. यहाँ पे हम वो टाइम कैलकुलेट करें, हमें पूरे से कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ 2 फेज को 1 से रिप्लेस करना है, तो हमें सिर्फ 45 एंगल का चाहिए, यानी 2 पाई बाय 8 का टाइम हमें चाहिए। So अब हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वन टाइम ऑफ रोटेशन कि 45 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से t की वैल्यू आपने निकाल ली, t इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये t आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। थीटा कितना है 2 पाई बाय 8, क्योंकि हमने सिर्फ इतना एंगल लेना है कि फेज 1 से फेज 2 तक आ जाए, हमने बहुत ज्यादा एंगल बड़ा नहीं लेना। हमारी कंडीशन ही यही है कि हम वो टाइम लें जब फेज 2 फेज 1 से रिप्लेस हो जाए, विच इज 2 पाई बाय 8 या 45 भी आप इसको कह सकते हैं। और ओमेगा है हमारे पास 2 पाई एफ, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। 2 पाई बाय टी कह लें या 2 पाई एफ कह लें, एक ही बात है। ओमेगा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को जब हमने इसमें रिप्लेस किया हमारे पास ये आ गया 2 पाई से कैंसिल 1 ओवर 8 एफ हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वो टाइम हो गया कैलकुलेट जो रोटेशन का था। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइम है टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहे आपको, ये दो टाइम जब बराबर होंगे तभी स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हो सकती है। सिंपल स्पीड का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने टाइम को कैलकुलेट करना है तो हम t की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, विच इज s ओवर v। यहाँ पे s की वैल्यू और v की वैल्यू हम अगर पुट करें तो हमारे पास टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आ जाएगा। s क्या है हमारे पास 2d। 2d क्यों है, क्योंकि वो डबल टाइम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और v की बजाय हम c वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा c से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद आता है t इज इक्वल टू 2d ओवर c। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई टाइम ऑफ रोटेशन और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम करें इन दोनों को कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू विच इज c इज इक्वल टू 16fd। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ ले गए 16fd। f है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं कि ये कैलकुलेटेड फॉर्म में है, क्योंकि मोटर को हम खुद चला रहे हैं, हम खुद एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी नोन होगी। और सेकंड ये आपके पास है टोटल डिस्टेंस, दो माउंटेन्स के दरमियान का डिस्टेंस या दोनों मिरर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये भी कैलकुलेट फॉर्म में होगा। अगर हम देखें कि दिस इक्वेशन वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट बाय मैकेल्सन, रिप्रेजेंटली accepted value for the speed of light in vacuum is c is equal to 299792458 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज इनकी पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आंसर निकला, जिसको नियरली इक्वल टू ये वैल्यू कहते हैं, which is 3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 8। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये वाली वैल्यू माइकलसन ने निकाल दी और उसने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो इतनी है। अब वैक्यूम कैसे, उसने एयर को बिल्कुल इग्नोर किया उस पोजीशन पे। ये नहीं है कि एयर का मास होता नहीं है, बट एयर का मास इतना कम उसने कंसीडर किया कि उसको नियरली इक्वल टू वैक्यूम किया। ये बात आपको याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना किसी लैब में या किसी बंद कमरे में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो माउंटेन्स जैसी जगह या बहुत ज्यादा डिस्टेंस जैसी जगह का इंतखाब करते हैं ताकि इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके। उसके बाद एक बात इसमें ये नोट कर लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन सी। वैक्यूम कह लें या एयर कह लें, उसमें ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर आप कोई थिक मीडियम ले लेंगे तो उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन सी। दूसरी बात, द मीडिया
अदर देन वैक्यूम इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट हम ये नहीं कहते कि नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप इसको पानी में कैलकुलेट करें तो वैल्यू थोड़ी चेंज आ जाएगी। उसके बाद हाउ एवर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इन वैक्यूम एंड जनरली टेकन सो इन कैलकुलेशंस। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये वैक्यूम के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं कि आखिर फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत साल पहले कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लाइट को यूज़ किया जाता था, जैसे फ्लैश यूज़ की जाती थी रिफ्लेक्टेड सनलाइट की, या फिर रात के लिए लैंटर्न्स यूज़ किए जाते थे। लाइट को हमेशा सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का बेहतरीन सोर्स समझा जाता है। नेवी में ज़्यादातर इसका यूज़ क्या होता है कि नेवी में पावरफुल ब्लिंकर्स यूज़ किए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं, लाइट को कोड करते हैं और फिर डी कोड करते हैं, यानी अपना मैसेज, जो नेवी के सिग्नल मैन होते हैं वो अपना मैसेज किसी दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए कोड का यूज़ करते हैं, और कोड के लिए वो लाइट सिग्नल यूज़ करते हैं बाय यूजिंग दिस पावरफुल ब्लिंकर्स। लेकिन लाइट कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन कन्फाइंड सिंपल डॉट्स एंड डैशेस। लाइट बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल वैल्यूज रखती है, सिर्फ डॉट या डैशेस की वजह से हम उसको कोड डिकोड नहीं कर सकते। सो एक साइंटिस्ट था विच इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सबको पता है, उसने सबसे पहले टेलीफोन इजाद किया था। लेकिन उसने टेलीफोन के इजाद करने के तकरीबन 4 साल बाद फोटोफोन भी इजाद किया। ये फोटोफोन, पहला फोटोफोन कुछ इस तरह से नजर आता था जिस तरह से आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। ये फोटोफोन भी लाइट सिग्नल को ही लेके लाइट सिग्नल पे ही बेस करता था, और वो कुछ इस तरह से था कि जो ग्राहम बेल ने फोटोफोन बनाया था वो सूरज की बीम को यूज करते हुए, यानी सूरज की बीम आती थी इस सेलेनियम मटेरियल के बने हुए डिटेक्टर पे, बहुत ज्यादा 100 मीटर्स दूर इसको जारी बात है सन से रखा गया होगा। सनलाइट इस सेलेनियम डिटेक्टर के ऊपर पड़ती थी और फोकस होती थी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से वॉइस मैसेज जो होता था वो लाइट सिग्नल की शक्ल में ट्रांसफर होता था और एक बीम ऑफ लाइट की शक्ल में आगे ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन ये जो आइडिया था फोटोफोन का, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। दिस आइडिया रिमेन डोरमेंट फॉर मेनी ईयर्स, यानी ये टेम्पररी इनएक्टिव था, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। बट ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट ईयर्स द आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू thin optical fiber has been revived and is now being used in communication technology. So अब हम ये देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स होते क्या है, डिफाइंड इसको कैसे किया जा सकता है, यानी इसकी डेफिनेशन कैसे ली जा सकती है। So an optical fiber is a flexible transparent fiber made by drawing glass, सिलिका के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, to a diameter slightly thicker than that of a human hair, यानी इंसानी बाल जैसे थिक होते हैं, वो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड मोस्ट ऑफन एज अ मींस टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ फाइबर एंड देन वाइड यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस वेयर दे परमिट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एट अ हायर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? डाटा ट्रांसफर रेट उसको कहा जाता है, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ। देन इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल केबल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से उनके अंदर टेम्परेचर आ जाता है, उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और बहुत सारा डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये इतने लाइट वेट और इतने थिन साइज होते हैं और इतने फास्ट कम्युनिकेशन ये करते हैं कि इनके दरमियान में डाटा लॉस होता तो है लेकिन बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल केबल्स। सो अब हम इसके कुछ यूजेस पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। So the use of fiber optic tools in industry is now very common. Their importance as diagnostic tool in medicine has been proved. Then recently, the fiber optics technology has evolved into something much more important and useful communication system of enormous capabilities. कुछ इसके फायदे बल्कि बहुत ज़्यादा
इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको हम हमेशा प्रेफर करते हैं फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। वहाँ पे बेस्ट काम करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। सो पहला इसका फायदा क्या है? The use of light as a transmission carrier wave in optical fiber has several advantages over radio waves carriers, such as a much wider bandwidth capability and immunity from electromagnetic interference. इसकी इतनी ज़्यादा फास्ट रेट है कि बहुत कम टाइम में ये बहुत फास्ट मूव करती हुई अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको फॉलो करते हुए ये डाटा को ट्रांसफर कर देती हैं। यानी इनके दरमियान में इसकी पावर बहुत ज्यादा हाई लेवल की इसकी पावर होती है। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इनटू inaccessible places so that the formerly unobservable could be viewed. लाइट की खास बात क्या होती है कि लाइट बहुत जल्द फैलती है। वो कॉर्नर्स भी हैं तो वहां पे भी स्प्रेड आउट हो जाएगी। कोई अगर आप लाइट के आगे कोई रुकावट भी रखते हैं तो वो उसके अराउंड कॉर्नर में से भी पास हो जाती है। यानी लाइट बहुत ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन, यानी लाइट जो है वो ऐसी जगहों पे इनएक्सेसिबल प्लेसेस का मतलब है वो प्लेसेस जहाँ पे पहुंचना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, हमारी एक्सेस में नहीं होता, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी इसका फायदा हमें सबसे ज्यादा होता ही वहां पे है कि वहां पे इजीली डाटा ट्रांसफर हो सकता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। फिर one feature of such a system is its ability to transmit thousands of telephone conversations, several TV programs, and numerous data signals between the station through one or two flexible hair-thin thread of optical fiber. हमारा सारा इंटरनेट सिस्टम जितना भी चल रहा है वो सारा का सारा जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो सब का सब ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही चल रहा है। इसके थ्रू टीवी चैनल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, टीवी प्रोग्राम्स को भी किया जा सकता है, बहुत सारा डाटा ट्रांसफर हो सकता है, बहुत ज्यादा कम टाइम में ये इजीली ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और बहुत हेयर थिन थ्रेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यानी और बहुत कम साइज के ही होते हैं, इजी कैरी करने में भी आसानी होती है इसको। उसके बाद बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, बैंडविड्थ और इसकी क्या एडवांटेज होती है। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। आजकल 5GB, 6GB, 7GB, आजकल 5G, 6G, 7G इन सब का जो है वो दौर आ गया हुआ है। तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर के साथ ही मुमकिन है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था। सो विद द ट्रिमेंडस इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड द बैंडविड्थ, fiber optic system have undoubtedly made practical such service a two-way television which was too costly before the development of the fiber optic। यानी सबसे बड़ा इसका फायदा बैंडविड्थ होने की वजह की ये क्या है कि ये टू वे कम्युनिकेशन इसके साथ स्टार्ट हो गई है। टू वे टेलीविजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट था लेकिन इसके साथ वो पॉसिबल हो गया। The system are allowed word processing, image transmitting and receiving equipment to operate efficiently। फिर अगर हम इसको कंपेयर करें कॉपर वायर के साथ तो कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि in addition to giving an extremely wide bandwidth, the fiber optic system has much thinner and lighter weight cables। इसका एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये थिनर है और लाइट वेट होती है। उसके बाद an optical fiber with its protective case may be typically 6.0 मिलीमीटर। ये बहुत छोटी वैल्यू है, यानी इसको प्रोटेक्टिव हमें जो कवर इसका लगाना पड़ता है वो 6 मिलीमीटर का लगाना पड़ता है जो डायमीटर में इतना हो। and yet it can replace 7.62 centimeter diameter bundle of copper wire now used to carry the same amount of signal। यानी अगर हम 6 मिलीमीटर का डायमीटर उसके कवर पे लगाते हैं और अगर हम कंपेयर करें कि 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर बंडल ऑफ कॉपर वायर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 6 मिलीमीटर बहुत छोटी वैल्यू है। यानी इसको इतना इजी टू कैरी है और इतना फास्ट वर्जन है ये कि हमारे लिए डाटा को ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर की शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि ये बहुत बारीक है और लाइट इसके अंदर इस तरह से ट्रेवल करती है एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू, और वो ट्रेवल करती हुई जहां तक उसने रिसीवर लगा हुआ होगा वहां तक वो जा सकेगी।
इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वाइज कुछ इस तरह से चीजें होती हैं कि इसके अंदर कोर होता है, क्लैडिंग होती है, फिर कोटिंग होती है, फिर आउटर जैकेट होती है, फिर इसकी स्ट्रेंथ मेंबर होती है। ये सारी जो इसकी चीजें हैं ये आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स और कंस्ट्रक्शन और इन सब पे बेस कर रहा है। समराइज कर लेते हैं आज के लेसन को। आज आपने सबसे पहले पढ़ा था मैकेल्सन एक्सपेरिमेंट, जिसका सेटअप कुछ इस तरह से था कि इसमें 8 साइडेड मिरर यूज हुआ था, सोर्स और टेलीस्कोप यूज हुआ और साथ में एक फिक्स मिरर। इसको अलग अलग माउंटेन्स पे रख दिया और इनके दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। लाइट सोर्स को 8 साइडेड मिरर के ऊपर जब फॉल करवाया और इसको एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। जब वो मोटर ने रोटेट करना स्टार्ट किया तो ऊपर ये 8 साइडेड मिरर ने भी रोटेट करना स्टार्ट किया। ये रोटेट करता रहेगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे ये लाइट सोर्स हमें इस पोजीशन पे नजर आने लग जाएगा, यानी लाइट यहाँ पे फेस 1 पे गिर रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, प्लेन मिरर से दोबारा रिफ्लेक्ट होके फेस 3 पे जा रहा है और उसके बाद टेलीस्कोप पे नजर आ रहा है। ये सारा काम हमें ये सब हमें तब नजर नहीं आएगा जब ये रेस्ट पोजीशन में है। ये हमें तब नजर आएगा जब ये एक स्पेसिफिक एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो हमने इसके अंदर वो टाइम लेकर आना है, वो टाइम हमने कैलकुलेट करने हैं जिसमें हमें ये लाइट सोर्स इस टेलीस्कोप में नजर आ जाए। वो 2 टाइम हमने कैलकुलेट करने हैं। वो 2 टाइम कौन से हैं? एक टाइम वो होगा जिसको कहते हैं टाइम ऑफ रोटेशन। टाइम ऑफ रोटेशन क्या है कि वो टाइम जब फेज 2 फेज 1 को रिप्लेस कर ले, यानी सिर्फ ये थोड़ा सा रोटेट हो इस तरह से कि फेज 1 जहां पे है उसकी जगह फेज 2 आ जाए कुछ देर के बाद। वो टाइम इक्वल अगर होगा उस टाइम के जिसमें रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट फेज 1 से यहाँ जा रही है प्लेन मिरर की तरफ और प्लेन मिरर से दोबारा यहाँ जा रही है, यानी टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइम ऑफ रोटेशन अगर ये 2 टाइम बराबर होंगे तभी हमें ये नजर आएगी और तभी हम स्पीड कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो टाइम ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, या टी की वैल्यू यहाँ से निकालना है। इसमें थीटा और ओमेगा की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास 1/8 एफ आ गया। उसके बाद टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन का यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। एस इज इक्वल टू वी टी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से टी की वैल्यू को निकाल लें। एस की जगह 2d पुट किया क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम डिस्टेंस कवर हो रहा है। और v की जगह c हमने लगाया क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा हम c से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जब ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारे पास फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरह से कि c इज इक्वल टू 16ft। ये क्या है? ये है वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से ये इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी नोन होगी। दूसरा ये है हमारे पास डिस्टेंस 2 माउंटेन के दरमियान में या 2 मिरर के दरमियान में, ये भी नोन है। इसको अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू इसकी स्पीड ऑफ लाइट की कहलाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें हमने इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, इसके कुछ यूजेस पढ़े थे और इसको डिफाइन हमने किया था। डिफाइन हम कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ड्रॉइंग ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक उसको कह सकते हैं, या ग्लास कहते हैं बना हुआ, और ये इंसानी बाल जैसा या उससे थोड़ा सा या उससे भी थिन या थिक, और ये इंसानी बाल जैसा आप कह लें कि इतना बारीक होता है कि इंसानी बाल जैसा होता है और शीशे का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर को बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है इंटरनेट सिस्टम के लिए, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हायर होती है, यानी इसका डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा है। ये बहुत कम टाइम में बहुत हाई लेवल और बहुत ज्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इलेक्ट्रिकल केबल से ज्यादा इसको प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल के अंदर बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, लेकिन इसके अंदर पावर लॉस बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। ज्यादातर ये जितना भी डाटा है उसको परमिट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्गर से लॉन्गर डिस्टेंस कवर करे और इनएक्सेसिबल प्लेसेस तक पहुंच जाए। उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट में कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करें और अपने टीचर से डिस्कस करें। फर्स्ट है, द ऑप्टिकल फाइबर इज कवर्ड फॉर प्रोटेक्शन बाय डैश जैकेट। फर्स्ट वन, ग्लास, प्लास्टिक,
steel or copper. Second MCQ is an optical fiber with its protective core may be typically 7 mm, 6 mm, 7.62 cm or 6 cm. Then the accepted value of speed of light in air is 2.99 into 10 raised to power 8 km per hour. B ऑप्शन है 2.99 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. सी ऑप्शन है 2.99 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 2.99 into 10 raised to power -8 मीटर पर सेकेंड. Fourth question, the speed of light in other material is always, first one is less than c, greater than c, equal to c and none of these. यहाँ पे c जो है वो speed of light के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है. यहाँ पे c जो है वो speed of light in vacuum और air के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है. In Michelson's experiment, the angle subtended by the side of octagon mirror at the center is pi, pi by 2, pi by 4 और pi by 8. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफिज.